शुक्रिया रजत जी। हैदराबाद में आज नगर निगम चुनाव के नतीजे आए हैं। इस लोकल चुनाव पर आज नेशनल लेवल पर चर्चा हो रही है। क्या वजह है कि एक लोकल बॉडी इलेक्शन पूरे देश में हेडलाइन बना हुआ है? इसकी वजह है लोकल इलेक्शन का नेशनल इंपैक्ट। हैदराबाद को गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है। बीजेपी ने यहां अपनी सीटें 12 गुना बढ़ाकर यह बता दिया है कि तेलंगाना में उसके विस्तार की अपार संभावनाएं हैं, जो देश के दक्षिणी छोर यानी तमिलनाडु तक जाएंगी। लोकल इलेक्शन के नेशनल इंपैक्ट क्या होगा, उसका एनालिसिस हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। निजामों के शहर हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव साउथ की सियासी हिस्ट्री का वाटरशेड मूवमेंट कहे जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद के 4 जिलों में फैले इस नगर निगम में सियासत का भगवा झंडा पहली बार इतनी ऊंची पायदान पर पहुंचा है। ऐसा लगता है कि देवी भाग्यलक्ष्मी ने इस बार चार मीनार के शहर हैदराबाद का सियासी भाग्य बदलने की भविष्यवाणी कर दी है। नगर निगम चुनाव के पहले रुझान आते ही बीजेपी ने तो इसका ऐलान करना भी शुरू कर दिया। हैदराबाद के रिजल्ट से बिल्कुल क्लियर है, बीजेपी को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का लाभ मिला, परिवारवाद पर अटैक से फायदा हुआ, ओवैसी को टारगेट करने से चुनावी नफा हुआ, नगर निगम के चुनाव को नेशनल बनाने का प्रॉफिट भी मिला। बाकी पार्टियों के लिए भले ही ये लोकल बॉडी इलेक्शन था, मगर बीजेपी ने इसे साउथ में एंट्री का नेशनल कैंपेन बना दिया था और रिजल्ट सामने है। मोटे तौर पर समझना चाहें तो हैदराबाद के नतीजों से बीजेपी ने तेलंगाना में मेन ओपोजिशन के तौर पर कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया है। अगले विधानसभा चुनाव में टीआरएस के एक छत्रराज को बीजेपी से ही चुनौती मिली। अगर हैदराबाद के नतीजों को झांकी माने तो 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तस्वीर बिल्कुल बदलने वाली है। यही वजह है कि चुनावी पंडितों से लेकर सियासी लीडर तक इसे तेलंगाना के राजनीतिक भविष्य का खाका बता रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भविष्य 2023 में जो विधानसभा के चुनाव तेलंगाना में होने वाले हैं उसकी तरफ इंगित करते हैं। आपको याद होगा बिहार चुनाव के साथ जो 12 राज्यों में बाईपोल्स हुए थे, उपचुनाव हुए थे, उसमें तेलंगाना के दुब्बक का भी एक नाम था। दुब्बक में भी बाईपोल हुआ था। भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दुब्बक, जो कि पहले गढ़ माना जाता था टीआरएस का, और जहां टीआरएस की सिटिंग एमएलए थे और केसीआर वहां के मुख्यमंत्री का वो खुद गृह क्षेत्र है, वहां से हमने उन्हें हरा करके इस सीट को अपने किटी में अर्थात भारतीय जनता पार्टी अपने झोली में लेकर आई थी। उस समय से तेलंगाना में एक समीकरण बदल रहा है और अपने आप में ये बहुत कुछ कहता है। ये कहता है कि जो मोह केसीआर की पार्टी के प्रति, टीआरएस के प्रति वहां के स्थानीय लोगों का था, वो मोह टूट रहा है। नंबर 2, जो केसीआर की पार्टी टीआरएस और एमआईएम, इन दोनों का जो कमरे के अंदर इलू इलू का संबंध था, जिसको आदरणीय अमित शाह जी ने भी कहा, वह अब लोग जान रहे हैं। और जो मेहनत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कर रही है, वो मेहनत और वो रणनीति अब काम आ रही है। 2023 में इसका नतीजा होगा कि हम वहां पर अपने बहुमत का सरकार बनाएंगे। हैदराबाद के चुनाव से पहले ही बीजेपी ने तेलंगाना में टीआरएस के वन पार्टी वन फैमिली रूल को चैलेंज करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब तक बीजेपी का यह चैलेंज कोई खास असर नहीं डाल पाया था। मगर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का असर साफ दिखा था और तभी से बीजेपी को लगा कि अगर वो खुद को टीआरएस की मेन चैलेंजर के तौर पर पेश करे तो 2023 के असेंबली इलेक्शन में पार्टी पोल पोजीशन हासिल कर सकती है। आज हैदराबाद एक मिनी इंडिया है। हैदराबाद में टीआरएस पार्टी का 99 सीट्स था, अभी वो 55 सीट्स कम हो गया। हमारा 4 सीट्स था, अभी 50 सीट्स हम जीत गए, 50 सीट्स। मजलिस पार्टी का भी सीट कम हो गया, टीआरएस पार्टी का सीट कम हो गया। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत शक्ति बनकर आज उभर के है। ये आज का जो रिजल्ट है
आने वाले दिन में 2023 में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सरकार लाने के लिए जो हम प्रयास करें, उस प्रयास में जनता का आशीर्वाद है। डे वन से बीजेपी ने हैदराबाद के चुनाव को नेशनल लेवल का बना दिया। पार्टी के चुनावी चाणक्य अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, वाइब्रेंट लीडर योगी आदित्यनाथ और तेजस्वी सूर्या, बैकरूम मैनेजर्स भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस ने इस चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी जैसे नेताओं ने भी पार्टी के लिए प्रचार किया। मकसद यही था कि पार्टी को टीआरएस का मेन चैलेंजर बना दिया जाए। ये जरूरी भी था क्योंकि 2014 में अलग तेलंगाना राज्य बनाने के बाद से अब तक बीजेपी का इलेक्टोरल रिपोर्ट कार्ड कुछ इस तरह का था। तेलंगाना में 2018 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी केवल एक सीट जीत सकी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना में 4 सीटें जीती। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को 21 इलेक्शन असेंबली सेगमेंट्स में बढ़त मिली थी। लगभग इतनी ही सीटों पर कांग्रेस को भी बढ़त मिली थी। रिकॉल वैल्यू के लिहाज से देखें तो तेलंगाना में लोग बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को जानते थे। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को तेलंगाना में मोदी की पॉपुलैरिटी का ठीक अंदाजा हुआ। फिर उसने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों को तेलंगाना में अपने विस्तार का स्प्रिंग बोर्ड बनाने का फैसला किया। ऐसा पहली बार हुआ जब हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बिजली, पानी, सड़क सफाई की बजाय राष्ट्रवाद, राम मंदिर, घुसपैठ, चीन, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे हावी हुए। हैदराबाद चुनाव को लेकर बीजेपी की स्ट्रैटेजी डे वन से क्लियर थी। बीजेपी को यह अच्छी तरह मालूम था कि अगर इस चुनाव में बस क्रिएट करना है तो चुनाव को अपनी पिच पर खेलना होगा। इसीलिए बीजेपी ने जय श्री राम का नारा लगाने, घुसपैठ को निशाना बनाने, हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने और मुस्लिम बाहुल्य पुराने हैदराबाद में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के एजेंडे पर काम किया और रिजल्ट्स बताते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काफी असरदार रही। हैदराबाद इलेक्शन में पार्टी ने अपने पेट पॉलिटिकल टारगेट परिवारवाद पर अटैक करना शुरू किया। सामने थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव। ओवैसी खानदान की 3 पीढ़ी हैदराबाद की सियासत पर हावी रही है, तो केसीआर लगातार 2 चुनावों में जीत के बाद तेलंगाना को अपनी खानदानी जागीर समझ बैठे हैं। पार्टी ने सीधे तौर पर दोनों को निशाने पर लिया। मकसद साफ था। ओवैसी पर अटैक करने से बीजेपी को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा मिला, तो केसीआर पर डायरेक्ट अटैक से बीजेपी अपने आप को मेन ओपोजिशन के तौर पर पेश करने में सफल रही। वहाँ पर बदलाव के बयार साफ नजर आ रहे थे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने, विशेषकर हमारे अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी होंगे या फिर हमारे जो अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी हैं, इन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर प्रचार किया है और एक पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रचार किया है, तो मुझे लगता है कि उसके कारण लोगों में एक विश्वास तैयार हुआ और देश भर में आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एक सकारात्मकता है, जिसके कारण लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक प्रकार से सदर्न इंडिया के लिए, दक्षिण भारत के लिए एक नई शुरुआत है। राजनीतिक तौर पर देखें तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम पावरफुल पॉलिटिकल प्रेजेंस रखता है। यहाँ के चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम 4 जिलों में फैला है। यहाँ 5 लोकसभा सीटें और 24 विधानसभा सीटें। बीजेपी ने जब हैदराबाद नगर निगम चुनाव की पिच हाइक की और अपने दिग्गज नेता मैदान में उतारे, तो टीआरएस और ओवैसी ने उन पर काउंटर अटैक किया। बीजेपी ने गली के चुनाव में नेशनल प्रेसिडेंट को उतार दिया। इसके जवाब में खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद की राजनीतिक हस्ती बताई। मेरे आने के पहले ये कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है। Now you understand the mentality. You understand the mentality of the leader. It is a disrespect to the electorate of Hyderabad. That is what we have to understand. In democracy, Hyderabad गली है। 74 लाख
voters, 5 Lok Sabha seats, 24 Vidhan Sabha, and more than a crore population. ये इनको खरीद दी। और अगर आपको दिखती है तो आपको दिखे, हम आपके भ्रष्टाचार को नस्लो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। हैदराबाद नगर निगम के चुनावों को केवल एक लोकल बॉडी इलेक्शन समझना बड़ी भूल है। हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। अब वो बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी ने ओवैसी को उनके गढ़ में जाकर चुनौती दी। ओल्ड हैदराबाद की 2 जोन में बीजेपी का AIMIM से डायरेक्ट मुकाबला था। चार मीनार और खैतराबाद जैसे ओवैसी के किले में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। ओवैसी देश में मुस्लिम राजनीति के बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। उन्होंने नागरिकता कानून से लेकर राम मंदिर और ट्रिपल तलाक कानून तक बीजेपी पर अटैक करने का कोई मौका नहीं गंवाया है। ओवैसी को उनके गढ़ में जाकर चुनौती देने से बीजेपी ये मैसेज देने में सफल रही कि मुस्लिम वोट बैंक के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करने वाली इकलौती पार्टी है। हमारे सामने ओवैसी का कोई वजूद नहीं है। ओवैसी सिर्फ वॉल सिटी यानी हैदराबाद पार्लियामेंट तक ही सीमित है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 150 कैंडिडेट खड़ा किया है और ओवैसी ने सिर्फ 55। और इलेक्शन के सामने ये लोग कहते हैं कि टीआरएस का हमारा कोई गठबंधन नहीं है और एक दूसरे पर नॉर्मल ये लोग आरोप लगाते हैं। वैसे मोटे तौर पर देखें तो ओवैसी की पार्टी को हैदराबाद नगर निगम में कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पिछली बार ओवैसी की पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 44 सीटें जीती थी। अब की बार के चुनाव में AIMIM ने केवल 51 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। कम सीटों पर चुनाव लड़कर ओवैसी ने अपने संसाधन और ताकत अपना किला बचाने पर फोकस किया। स्ट्राइक रेट के लिहाज से देखें तो ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी और टीआरएस दोनों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। ओल्ड हैदराबाद का किला बचाने में सफल मजलिस के सपोर्टर्स ने जश्न मनाने का सिलसिला सबसे पहले शुरू किया। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके गढ़ में उन्हें कोई मात नहीं दे सकता। हम फिलहाल शास्त्रीपुरम इलाके में हैं। असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है और जश्न मनाया जा रहा है AIMIM के कार्यकर्ताओं की तरफ से। आप लगातार यहाँ पर देख सकते हैं आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि इस तरह का परफॉर्मेंस असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने हैदराबाद में किया। एक बड़ा चैलेंज बीजेपी की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी को दिया गया था, लेकिन लगातार असदुद्दीन ओवैसी ये कहते रहे कि उनके गढ़ में कोई भी पार्टी उन्हें मात नहीं दे सकती और इन नतीजों ने एक बार फिर ये दिखा दिया है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं। काफ़ी टैक्टिकल पॉलिटिक्स असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। अगर हम बात करें कि सिर्फ उन्होंने 150 में से 51 सीटों पर लड़ी, हमेशा असदुद्दीन ओवैसी का ये जोर रहता है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है ये कोई मायने नहीं रखता, कितनी सीटें उनकी पार्टी जीत सकती है, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल जुदा है। इसीलिए हैदराबाद के चुनाव में बीजेपी ने अपने अटैक का मेन टारगेट ओवैसी को बनाया था, पर बीजेपी के लिए ओवैसी तो बस एक सिंबल मात्र थी। ओवैसी के जरिए बीजेपी असल में टीआरएस के मुस्लिम तुष्टीकरण को टारगेट कर रही थी, क्योंकि ओवैसी की पकड़ तो हैदराबाद तक है और बीजेपी का लक्ष्य पूरे तेलंगाना में विस्तार का है। हैदराबाद का चुनाव बीजेपी के लिए दक्षिण के 3 राज्यों में प्रवेश का द्वार है। इसके बाद बीजेपी का अलग लक्ष्य तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट, आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट और तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर है। बीजेपी का लक्ष्य ये है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में नॉर्थ में उसकी सीटें घटती हैं तो उनकी भरपाई साउथ से हो जाए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो चुकी है। ऐसे में इन राज्यों में बीजेपी खुद को एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के रूप में पेश कर रही है। पहला पड़ाव तेलंगाना है, जहां केसीआर की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है।
केसीआर पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। जाहिर है मुस्लिम तुष्टीकरण हिंदू ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी की फेवरेट पिच है और हैदराबाद में इस पिच पर बीजेपी ने खुलकर बैटिंग की है। हैदराबाद चुनाव में अपनी टैली 10 गुने से भी ज्यादा बढ़ाने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी केसीआर पर दबाव बढ़ाएगी। मुस्लिम कोटा बढ़ाने, उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा देने और वक्फ वोट को न्यायिक अधिकार देने जैसे केसीआर के कई फैसले हैं जिनके विरोध का फर्टाइल ग्राउंड तैयार है, जहां बीजेपी सियासी सफलता की फसल बोना चाहेगी, जिसका फायदा उसे 2023 के तेलंगाना असेंबली इलेक्शन और 2024 के आम चुनाव में मिल सके। जो पूरे म्युनिसिपल ग्रेटर हैदराबाद में यानी हम 4 से यानी 48 सीट तक हम जीतने में कामयाब हो गए और 3 में बस काउंटिंग चल रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी ये तो सेमीफाइनल है, आने वाला जो फाइनल मैच होगा वो होगा विधानसभा का मैच और उसमें भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम जीत के आएंगे और मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। हैदराबाद में सारे तेलंगाना के लोग रहते हैं और इसलिए सारे तेलंगाना के लोगों ने ही एक इस चुनाव के माध्यम से आने वाले तेलंगाना चुनाव के नतीजों के बारे में स्पष्ट किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना की जनता ने भ्रष्ट केसीआर की सरकार और टीआरएस की सरकार को अलविदा कहने का समय आ गया है और वो कहना चाह रही है। ये नतीजे बता रहे हैं। हम 4 सीटों पर थे और हम कई गुना आगे बढ़ कर के आए हैं और वो कई गुना घटे हैं। यह इस बात को बताता है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव वह भी कमल खिलेगा और मोदी जी के विकासवाद को मुहर लगाने के लिए तेलंगाना की जनता भी आतुर है। अभी अभी उसने दुबाका में अपना मोहर कमल को लगाई थी, विकासवाद को मोहर लगाई थी, मोदी जी के काम को मोहर लगाई थी और अब हैदराबाद में भी उन्होंने काम किया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। हैदराबाद में सेफ्रॉन स्ट्राइक के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। साउथ की सियासत में उसने हैदराबाद से जबरदस्त एंट्री ले ली है। ये केसीआर के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि केसीआर की बेटी के कविता सेफ्रॉन सर्च को अपने लिए अभी कोई खतरा नहीं मान रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे लोग हमारे साथ है, हमारा काम हमारे साथ है। हमारे केसीआर साहब के नेता की जो विजन है, जो तेलंगाना को इतने तरक्की के रास्ते पे ले गया है, ये हमारे साथ है। तो हमें दिल के धड़कन बढ़ने की कोई आशा, ये तो नौबत तो नहीं आई है। लेकिन आज मुझे कहना इतना ज़रूर है कि इलेक्शन के टाइम में ऐसे बहकाऊ बातें कहने से तेलंगाना की आवाम बहकने वाली नहीं है। जो काम हमने पिछले 6 सालों में किया है वो बराबर तेलंगाना की जनता देखती है। हैदराबाद नगर निगम के पिछले चुनाव में टीआरएस 90 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी रही थी। इस बार के रिजल्ट को देखें तो सबसे तगड़ा झटका उसी को लगा है, क्योंकि ओवैसी की मजलिस तो अपना ओल्ड हैदराबाद का पुराना किला बचाने में कामयाब रही है। अब केसीआर की पार्टी माने न माने, मगर बीजेपी की जीत का बिगुल टीआरएस के लिए खतरे की घंटी है। और हैदराबाद चुनाव नतीजों पर असदुद्दीन ओवैसी की पहली प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। इस इलेक्शन में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट एआईएमआईएम का रहा है। ओवैसी ने कहा, अगर पोलिंग ज्यादा होती तो नतीजे और बेहतर होते। एआईएमआईएम ने सिर्फ 51 सीट पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 44 पर जीत दर्ज की है। अदा करता हूं कि उन्होंने पोलिंग के दिन निकलकर अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया, बावजूद इसके कि अभी भी पूरे मुल्क में और हर जगह पर कोरोना वायरस चल रहा है। और अगर पोलिंग परसेंटेज में और इजाफा होता तो और भी अच्छा होता, मगर जिन्होंने निकला अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और क्योंकि उन्होंने हमारी जमहूरियत को मजबूत करने का और जो आवाम को एक मौका मिलता है 5 साल में एक मरतबा अपने वोट को डालने का, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब में साथ ही साथ हमारे पार्टी के तमाम मेंबर्स का, अरकान का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी मेहनत और जुस्तजू उन्होंने की
और साथ ही साथ जो 44 बल्दिया के कॉरपोरेटर्स डिवीज़न्स पर मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, मैं वहाँ के तमाम वोटर्स को, राह दहिंदगान को, वहाँ के बुज़ुर्गों को, इज़्ज़तदार माँ और बहनों को, गयूर नौजवानों को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बताना भी चाहूँगा कि MIM की जो कामयाबी हुई है, 5 साल पहले भी हमारे पास 44 कॉरपोरेटर्स थे और जब हम 60 म्युनिसिपल वार्ड्स पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था, अब के बार हमने 51 म्युनिसिपल डिवीज़न्स पर हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसमें से हमने 44 म्युनिसिपल सीट्स पर कामयाबी हासिल की। मैं हमारे तमाम पार्टीज़ के MLAs का, पार्टी के ब्रांच प्रेसिडेंट्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि हम तमाम ने मिलकर टीम वर्क की और ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के दौरान बल्कि MIM पार्टी साल के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहती है और उनके दरमियान में रहकर उनके अच्छे में, उनके बुरे में, उनके तकलीफ़ में, उनकी खुशी में उनका साथ देती है। इसीलिए कि हमारा ये कांस्टेंट आवाम के दरमियान में रहना, उनसे मुलाकात करना, आवाम को दस्तयाब रहना या जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सेसिबल रहना, वो भी हमारी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। साथ ही साथ जब 3 महीने लॉकडाउन था, उस दरमियान में MIM पार्टी की तरफ से लॉकडाउन में गरीब आवाम की खिदमत करना, उनमें तमाम रेशन किट्स को उनमें जाकर उनको पहुंचाना घर तक, पेशेंट्स जो बीमार पड़ रहे थे उनके लिए अस्पताल में इंतज़ाम करना और फिर जो हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी ज़्यादा बारिश आई, उस 2-3 दिन के अंदर जो MIM के तमाम ज़िम्मेदारान ने मेहनत की और बाद में हमने उनको जो रिलीफ़ पहुंचाया, यकीनन वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। बहरहाल मैं तमाम अपने पार्टी के ज़िम्मेदारों का और ये हमारी कामयाबी पूरी में हमारे पार्टी के मेंबर्स को क्रेडिट जाता है और उन तमाम वार्ड्स के वोटर्स को क्रेडिट जाता है। MIM पार्टी ने 51 म्युनिसिपल सीट्स पर कंटेस्ट किया और आप जानते हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 44 डिवीज़न्स में से 34 पर कंटेस्ट किया और 33 म्युनिसिपल वार्ड्स पर हमको कामयाबी मिली। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हैदराबाद पार्लियामेंट्री सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिवीज़न्स हैं जिसमें से MIM ने 34 पर कंटेस्ट किया और 33 पर हमने कामयाबी हासिल की। ये 5 साल पहले भी ऐसा ही था। दूसरा, सिकंदराबाद में हमने 12 सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 म्युनिसिपल वार्ड्स में कंटेस्ट किया और 9 म्युनिसिपल डिवीज़न्स पर 9 म्युनिसिपल डिवीज़न्स पर अल्हम्दुलिल्लाह हमको कामयाबी मिली। वैसे ही हमने 3 म्युनिसिपल वार्ड्स मलकाजगिरी पार्लियामेंट सेगमेंट में हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमको कामयाबी नहीं मिली। 2 म्युनिसिपल डिवीज़न्स हमने चिवल्ला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने लड़ा और दोनों पर हमको कामयाबी मिली। तो मैं फिर से अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि परवरदिगार ने हम पर बहुत बड़ा रहम और करम किया और हमारी पार्टी को, इन गरीब आवाम की दुआओं को कबूल किया और हमको कामयाबी से हमकिनार किया। हमारे जो 44 सीट थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रिटेन किया और जो 7 म्युनिसिपल वार्ड्स पर हमको कामयाबी नहीं मिली उसके ताल्लुक़ से हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, मगर मैंने हमारे तमाम जीतने वाले जितने भी नए नौ मुंतखब शुदा या न्यू कॉरपोरेटर्स हैं उन सब से मैंने बातचीत की है और उनसे मैंने कहा कि भाई साहब कल से आप लोग तमाम अपना काम का आगाज़ शुरू कर दीजिए। हमने जो आवाम से वादे किए थे उसको पूरा करने का कल से वक्त शुरू होता है। और साथ ही साथ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ आप तमाम को कि पुराना पुल डिवीज़न से राजमोहन
चौथी मर्तबा MIM पार्टी के म्युनिसिपल कॉरपोरेटर के तौर पर जीते हैं। कारवान से हमने स्वामी यादव को टिकट दिया था, राजेंद्र यादव साहब की जगह पर, उनको कामयाबी मिली। तो ये हमारी परफॉर्मेंस था जिसको मैं समझता हूँ कि मैं इससे मुतमईन हूँ। और हमारा जो अगर आप बोलेंगे कि स्ट्राइक रेट है 51 म्युनिसिपल वार्ड्स में, ये हमारा मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। अब आपका जो बुनियादी सवाल होगा कि बीजेपी भी जीती, यकीनन बीजेपी जीती है और ये अवाम का फ़ैसला है। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जमहूरी तरीक़े से बीजेपी से मुकाबला करेंगे और हमको पूरा यकीन है कि इनकी बढ़ते हुए कामयाबी के क़दम को इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम बल्कि पूरे तेलंगाना की आवाम इसको रोकेगी। और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि तेलंगाना में जब असेंबली के इंतखाबात होंगे आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये बीजेपी की जो कामयाबी है वक्तिया कामयाबी है, ये उस वक्त तक इतनी कामयाबियाँ इनको नहीं मिलेंगी। और मुझे अवाम का फ़ैसला है, हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश के बरक्स फ़ैसला आया बीजेपी की हद तक, मगर MIM पार्टी को तो मैं समझता हूँ कि हमने तमाम बड़ी मेहनत की और उसका नतीजा हमको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और हैदराबाद की आवाम ने हमको दिया है। शुक्रिया। सर, आप जब लोकसभा चुनाव में 4 सीटें बीजेपी जीत के आई थी, उस समय भी आपने कहा था कि ये वक्तिया कामयाबी है, फिर उसके बाद ये कामयाबी नहीं। देखिए, देखिए आप ये बात कह रहे हैं, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि ज़रा वो आँख पे, तो निज़ामाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ, बीजेपी का MP है वहाँ पे, कितनी सीटें MIM जीती? बीजेपी का MP है निज़ामाबाद में, MIM ने कितनी सीट जीती? 16 सीट जीती हम। तो आपको बता रहा हूँ कि होगा ये, इलेक्शन का वर्डिक्ट है, म्युनिसिपल इलेक्शन है, थोड़ा ऊंच नीच होती है। और मुझे यकीन है कि मैं तो प्रिवी नहीं हूँ, ना मुझे इख्तियार है TRS पार्टी पर बोलने का, मगर मुझे यकीन है कि ये लोग देखेंगे क्या करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए, कितना अच्छा करना चाहिए, उसको देखेंगे, मगर उनके पार्टी का मसला है। सर, अभी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए ये बात आती है कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट का प्रसाद साहब ज़रा थोड़ा खुशी का मौका है, थोड़ा आज तो एक रात छोड़ दो आप। लेकिन बहुत अहम बात है। हाँ बिल्कुल है, नहीं हर चीज़ अहम है। इतनी बड़ी कामयाबी हमको जो मिली है वो यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली है और हम फैसला करेंगे, बैठ के बात करेंगे। कल मैं हमारे पार्टी के तमाम ज़िम्मेदार हजरात से मैं उनसे बात करूँगा, उनसे मशवरा करूँगा, उनकी राय हासिल करूँगा, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। यकीनन हमको फैसला करना है, हम करेंगे। सर, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि भाग्यनगर का भाग्योदय अब शुरू हुआ है और JP नड्डा ने भी ये कहा है कि 2023 में बीजेपी की सरकार होगी, KCR की करप्ट सरकार को हम निकालेंगे। तो आप उस पर कैसे देखते? अब जाहिर है ये तो इस तरह की बातें करेंगे ना भाई। जहाँ पर योगी आए थे क्या हुआ, टाइम हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक बोले थे ओल्ड सिटी के ऊपर, अब डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया बीजेपी के ऊपर। ये तो डेटा आपके सामने है, एम्पिरिकल एविडेंस आपके सामने है। हम तो योगी आदित्यनाथ से यही कहेंगे कि आप तो मुंबई गए थे, ज़्यादा एक्टिंग मत करिए, हकीकत की दुनिया में आ जाइए और जो जुल्म वहाँ पर दलितों पर किया जा रहा है उसको ख़त्म करिए। जो क़वानीन आप कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बना रहे हैं वो रोकिए। और मुझे यकीन है कि KCR गो हमारे अपोजिट पार्टी के हैं, मगर एक बात मानना पड़ेगा, एक रीजनल फेस है और वो रीजनल फेस आज भी इम्पोर्टेंट है, कल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और थोड़ा सा अगर वो लोग जो भी उनके चीज़ें सही करना है कर लेंगे तो ही स्टिल वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई एम श्योर कि KCR जो है वो बीजेपी के ऊपर बहुत बड़े भारी पड़ेंगे
आने वाले वक्त में। तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे अगर मेयर की सीट चाहिए तो? मैं अभी आपसे कहा हूं मैडम कि ज़रा थोड़ा सांस लेने दीजिए, थोड़ा हमको अपनी इतनी बड़ी कामयाबी हमको मिली है, थोड़ा हमारे तमाम पार्टी के ज़िम्मेदारों से हमको अपनी उनकी खुशी का हिस्सा बनने दीजिए। और कल सुबह में हम तमाम पार्टी के हमारे ज़िम्मेदारों से, MLAs हैं, MLCs हैं, सीनियर हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, उन तमाम से बात करेंगे, मशवरा करेंगे और जो भी फैसला होगा आप तक पहुंचाएंगे। सर, आपने अपने घर हैदराबाद से अपील की थी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे कि बीजेपी को यहाँ पर कंप्लीटली रिजेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन आप ही के घर में बीजेपी नंबर कहाँ देखिए, आप लोग नेशनल चैनल पे आपको बड़ी मोहब्बत हो गई असदुद्दीन ओवैसी के, ओवैसी के घर में। मेरे घर में कौन जीता? हम तो कह रहे हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा काम ही नहीं है। अरे ना, आप देखे सुनिए, आप बताइए, चलिए मेरे घर में कहाँ जीते? आपने कहा नहीं आप नहीं, सुनिए एक बात सुनिए। आप जब कह रहे हैं तो आप बताइए कौन सी जगह पर। हम तो जहाँ योगी गए वहाँ हराए, जहाँ अमित शाह आए वहाँ हारे। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। अब नेशनल मीडिया को बीजेपी के बाजा बजाने का इतना शौक़ है तो बजाइए आप, मगर हमारे कंधे पे रखकर बाजा मत बजाइए। आप खुलकर कहिए कि हाँ, हम बीजेपी की बैंड पार्टी हैं, हम बाजा बजा रहे हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर में बीजेपी का जो पोजीशन था वो क्या है आप देख लीजिए। हम आपको फिर से कह रहे हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिविजन्स हैं। 5 साल पहले भी हमने 34 पर लड़ा था, 33 जीते थे। इस बार भी हम 34 लड़े हैं, 33 जीते हैं। अब आप बताइए, आप लोग तमाम माशाल्लाह से आइंस्टाइन के करीबी दोस्त हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम तो वीक हैं, इसीलिए हम पॉलिटिक्स में। आप बता दीजिए कि ये नंबर सही है गलत है। सर आप हमेशा हैदराबाद और तेलंगाना की जो फैब्रिक है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी वकालत के मद्देनज़र आप बीजेपी और फिरका परस्त ताकतों को रोकने की बात करते रहे हैं। उसी के मद्देनज़र आप केसीआर को भी सहयोग करते रहे हैं कई चुनावों में, मतलब लोकसभा और विधानसभा में। तो इसमें तो नहीं था ना कोई अलायंस हमारा? नहीं, इसमें नहीं था। तो क्या थैंक यू। बीजेपी को रोकने के लिए जैसे आप वकालत करते हैं तो क्या आगे हाथ मिला सकते हैं? क्योंकि जो ये आंधी है, जैसा बीजेपी, आप आंधी बोलते? हाँ, बीजेपी आसमान देखिए कितना साफ है, इतना अच्छा मौसम है ना, हवा देखिए। सुनिए, ये लफ्ज आंधी का क्या मतलब? अरे भाई, अगर आंधी होती तो MLC क्यों हार गए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में अरे ठीक नहीं जी, अरे भाई आवाम का फैसला है, मगर ज़रा अल्फाज का इस्तेमाल जो है ना, ज़रा उसके ऊपर देख कर करिए। आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई, तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? सर, अब चार मीनार की तो बात हो गई, क्या आप कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर कूच करेंगे सर? नहीं, इलेक्शन लड़ना तो प्रसाद साहब मेरे लिए ज़रूरी है। मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं इलेक्शन लड़ता रहूँगा, और मुझे जीतने से या हारने से कोई मतलब नहीं है, मुझे लड़ने से मतलब है और मैं लड़ूंगा। अब रहा सवाल, आपके सवाल का जो स्पेसिफिक जवाब है, अब इलेक्शन से हम लोग थोड़ा हैदराबाद के इलेक्शन से फारिग हो चुके हैं, अब बैठ के बात करेंगे आने वाले एक 6-7 दिन में, और फिर इंशाल्लाह फिर अपना सफ़र शुरू रहेंगे। सर, यही फॉर्मूला आप वेस्ट बंगाल में, मतलब आपने कहा था सोमित देखिए, मैं आपके सामने कई मरतबा इन पर्टिकुलर आपके तमाम से कहूँ कि केरला में और आसाम में मैं नहीं जाऊँगा। ये मेरा एक डिसीजन है और हम उसके पाबंद हैं। वहाँ पर बदरुद्दीन अजमल साहब की AIDUF है, IUML केरला में है, हम वहाँ जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर कभी उनको गलती से मेरी ज़रूरत पड़ गई मुझ जैसे दीवाने की, तो वो मुझे कॉल कर ले, मैं आ जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। सर, मतलब सर बीजेपी ये भी कह रहा है सर, ये बीजेपी ये भी सर बीजेपी नहीं, केरला और आसाम की बात कर रहा हूँ। वेस्ट बंगाल नहीं, तमिलनाडु में तो लास्ट टाइम लड़े हम लोग, एक सीट लड़े थे, वानियमबाड़ी की सीट लड़े थे हम लोग एक। बिल्कुल तमिलनाडु में लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे?
सर बीजेपी इधर भी वो राइट साइड बहुत हो गया, लेफ्ट विंग भी है, एक सवाल है, लेफ्ट साइड भी है। सर बीजेपी ये क्लेम करता रहा कि एमआईएम का और मेनली जो टीआरएस का अलायंस है, मतलब इश्यू बेस्ड जो सपोर्ट था वो रूम के अंदर ही रहा है। तो मतलब सर ये तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि बीजेपी को ये मालूम कि मैं टॉयलेट में जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? क्या बात है यार? सर जिस तरह से ये मुद्दे उठाए गए थे इस बार बीजेपी के द्वारा, जिस तरह का ध्रुवीकरण किया गया था, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं काम किया और आने वाले चुनाव में जो इसे और ज्यादा मजबूती के साथ पेश करेगी बीजेपी? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो काम नहीं किया। सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक बोले, ओल्ड सिटी में 30,000 रोहिंग्या बोले, पूरे पुराने शहर की जनता, चाहे वो हिंदू रहो या मुसलमान रहो, बंगाली रहो, दलित रहो, बैकवर्ड क्लास के रहो, हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी के, सब बोले कि नहीं, नो सर्जिकल स्ट्राइक, ओनली डेमोक्रेटिक स्ट्राइक चलेगा। और यहाँ से हमने बीजेपी को हराया। अब दूसरी जगह का ये एक म्युनिसिपल इलेक्शन है। मुझे यकीन है कि मुझे कोई बता रहे थे कि केटी रामाराव, मिस्टर केटी रामाराव जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने पीसी में कुछ बातें कही हैं और मुझे यकीन है कि एक के चंद्रशेखर राव बहुत ही मंजेवे सियासतदान है, वो डायरेक्ट हर चीज़ का चार्ज लेंगे और वो देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनके पार्टी का मामला है। अब जहाँ तक बीजेपी का मामला है, वो तो यही बात करते आएगी ना कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफ़गानी और सर्जिकल स्ट्राइक, जिन्ना, तो ये सब रिजेक्ट हो गया। जिसको जिन्ना बोले, पब्लिक बोली जिन्ना नहीं, वो हमारा जीना मरना हमारा एतमाद हम पर किया, हमको वोट दिया। तो ये तो चलता है। बीजेपी की अपनी लैंग्वेज कहाँ बदलेगी बीजेपी? सर मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ओल्ड हैदराबाद और एआईएमआईएम को टारगेट करके कहीं ना कहीं बाकी का जो जीएचएमसी का इलाका था वहां पर जो है, अब देखिए, अब ऐसा है ना मैडम, अब किसी के घर में कल सुबह में भैंस या गाय दूध नहीं देंगी, मेरे को बोल दो आप, मैं जिम्मेदार हूँ। सुबह कल मुर्गी पुकारेगी नहीं, सुबह 4 बजे, अरे शायद ओवैसी यहाँ से गया होगा। अरे छोड़ दीजिए ना, कहने हर चीज में आप लिखिए ओवैसी के घर में ऐसा हुआ। अरे मैं कहाँ जिम्मेदार हूँ? मेरे घर का तो मैं रिकॉर्ड पेश कर दिया आपको, अब दूसरों को बताना पड़ेगा। कब तक आप लोग हमको इस्तेमाल करेंगे? भाई दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के ओवैसी, अरे भाई छोड़िए हमको, हमारा रिकॉर्ड सामने है। हम लड़े 51, अगर हम लड़ लेते 80 तो क्या होता फिर? हाँ, ये भी तो सोचो आप। सर बीजेपी का 4 से 45 हो जाना क्या आपके लिए चिंता की बात? हाँ सर, इसमें बीजेपी का 4 से 45। बोले एक मिनट सर, बीजेपी जहां एमआईएम का कैंडिडेट नहीं था वहां ओवैसी और एमआईएम को टारगेट कर रही थी और ये अचीवमेंट उसको मिला। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह से करके पोलराइज किया और ये चीजें आई? अरे आप, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, आप कब तक मेरा नाम लेते रहेंगे? माने बीजेपी आपको नहीं, आप माशाल्लाह से आप अनबायस्ड थे, मेरे को मालूम नहीं, मगर कब तक मेरा नाम लेंगे आप? भाई मेरा नाम कब तक लेंगे भाई? वहां पर जो 51 सीट्स में अगर मैं 44 जीत रहा हूं, आप मेरा नाम क्यों लेंगे भाई? मुझसे पूछिए ना कि आप 7 सीट पर क्यों हारे, वहां पर कितनी जगह बीजेपी जीती, बता दीजिए, हम बोलने तैयार है आपको। मगर हर जगह पर असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम करना गलत है। वो नहीं, मैं जो भी कर रहे हैं वो गलत है, और अगर कर भी रहे हैं तो वो उनका नेगेटिव वोट है, वो कभी भी चेंज हो जाएगा, देखना आप। सर जिस पार्टी की आप, अरे उनको बोले तो हमारे, अगर आप टीआरएस से हाथ मिलाते हैं जीएचएमसी इलेक्शन में, आप टीआरएस के पास जाएंगे या टीआरएस आपके पास बुलाएंगे? हाथ मिलाते जीएचएमसी इलेक्शन में अभी जो हुआ है चुनाव में, सर अभी तो फंस गया ना मामला, अभी फंस गया ना सर? फंस गया? हाँ सर, एक्स ऑफिशियो वोट अगर डालेंगे तो फंस गया ना सर। अगर उनके पास तो 30 एक्स ऑफिशियो वोट्स है, अगर वो भी मिलेंगे तो फंस गया ना मामला। नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी में बैठो आप। आजकल तो लोग हमारी गाड़ी में रोक के हाथ मिला रहे हैं, उसको भी आप लोग चला रहे, वायरल बना रहे। अरे क्या बात है,
कोई बात है? अरे कोई नहीं है, नहीं हमारी गाड़ी अलग है, उनकी गाड़ी अलग है। क्या हम क्या भूखे फकीर है? गाड़ी नहीं है हमारे पास, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल फिरा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या सुनिए एक बात सुनिए, ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में मैं खुद अपनी मोटरसाइकिल पर 650 किलोमीटर फिरा हूं। अब बोलो आप। और 65 पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया मैं। अब रहा सवाल कि आपका इनडायरेक्ट नहीं, मेरी गाड़ी अच्छी है। मैं आप तमाम को दावत दूंगा, अगर कहीं बैठना है तो आइए, लिख जाता हूँ आपको, हैदराबाद का दिखाता हूँ आपको। जहाँ तक मेयर डिप्टी मेयर का सवाल है, आप टाइम दीजिए, कल मिलेंगे। थोड़ा खुशी का मौका है, थोड़ा उसको एंजॉय। नहीं गाड़ी नहीं है मेरी गाड़ी। देखिए सुनिए, जहाँ तक MIM पार्टी का जो डिसीजन होगा वो मैंने फिर से आपको रिटीरेट कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि हम अपने पार्टी के MLA से, MLC से, पार्टी के सीनियर लीडर से, हमारे पास एक प्रोसेस है, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। इतनी जल्दी क्यों आपको है? हेडलाइन न्यूज आप जब बनाइए, अभी क्यों बनाएंगे? सर खुशी का मौका है सर, आपके लिए खुशी का मौका है, बहुत खुश हैं। TRS हारी है, आपकी दोस्त है, हारी है, आपको फिर भी खुश है, बताइए। नहीं देखिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बोलिए। आपने क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं अरे देखिए ना, बगैर आपके सपोर्ट के तो आगे नहीं बढ़ सकते सर। अरे भाई साहब, ये तो अभी तो इस रात को तो गुजरने दीजिए, कल सुबह का सूरज नया निकलेगा, कल बात करेंगे, बात करके पार्टी में क्या होगा, क्या करना है, कैसा करना है। हम कहाँ छोड़ के भागेंगे आपको? ना आप छोड़ेंगे ना हम छोड़ेंगे आपको, फिक्र मत करिए। ऑलरेडी कॉल नहीं आया सर। हाँ, आपको कॉल ऑलरेडी। मेरा फोन आप रख लो, सुबह तक अगर आप सो गए तो आप मेरे को सुबह ला के दे दो। आप रख लीजिए फोन, मैं देने तैयार हूँ आपको मेरा फोन। एक सेकुलर पार्टी लॉस की है, उसका आपको दुख है या खुशी है? हाँ, एक सेकुलर पार्टी लॉस की है यहाँ पे। नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि यकीनन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि के चंद्रशेखर राव एक ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेहरा है। और वो जब सामने आएंगे और आ रहे हैं, वो देखेंगे उनकी पार्टी का मसला है, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। TRS अभी भी तेलंगाना में रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी है और एक तेलंगाना की जो रीजनल सेंटिमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। उस बात को आपको समझना है। और यकीनन उनको नहीं मिली, वो नियरली 42-43 सीट्स पर उनको नाकामी मिली। मुझे यकीन है कि KCR इसको देखें, क्योंकि उस आदमी का पॉलिटिकल जर्नी मैं जानता हूँ। जब मैं MLA था अकेला असेंबली में, जब से इनको देख रहा हूँ, वो देखेंगे। सर जिस पार्टी की आप करते हैं, सर एक सवाल ले लीजिए। अब ये आप कुछ पूछना चाह रहे मैडम? एक सवाल सर, जिस पार्टी की आप मुखालिफत करते हैं, वो पार्टी जो है 4 से 45 हो जाती है सर। असदुद्दीन ओवैसी इस बात से चिंतित नहीं है सर? क्या असदुद्दीन ओवैसी इस बात से चिंतित नहीं? अच्छा, इंग्लिश में बोल लीजिए, इंग्लिश में। सो today the results of GHMC municipal elections have come out. I want to thank the people of Greater Hyderabad Municipal Corporation and all the people who have come out and voted. तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नतीजों के बाद बहुत ही बेबाक अंदाज में नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा कि इस बार का स्ट्राइक रेट अब तक का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट। बीजेपी की जीत पर उन्होंने बोला कि बीजेपी की जीत जनता की मर्जी, लेकिन 2023 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भी एक तरह से हमला किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे ओल्ड हैदराबाद में, लेकिन हमने डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करके दिखाई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए इस वक्त की हेडलाइंस।